नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे 8 नवंबर 2024 था। 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में जाते जाते उन्होंने एएमयू पर एक बड़ा फैसला पढ़ा और एएमयू को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बरकरार रखने का आदेश जारी कर दिया। एक तरीके से अगर देखा जाए तो जाते जाते उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा था। तो एक तरीके से सीजेआई ने उस फैसले को पलटा भी और अब इसके बाद देश में चर्चा होने लगी है कि क्या वाकई शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हो सकते हैं। और सीजेआई के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पहली बार बयान आया है और योगी आदित्यनाथ ने यह बयान अलीगढ़ में जाकर दिया है और उन्होंने कहा है कि एएमयू में जितना पैसा मुस्लिमों का लगा है उससे ही कहीं ज़्यादा सरकार का भी पैसा लगता है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाते हैं, उसके बाद पंकज प्रसून जी के साथ चर्चा करते हैं इस पूरे मामले पर, सीजेआई के फैसले पर और योगी आदित्यनाथ के बयान पर। तो पहले सीएम योगी का बयान सुन लीजिए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने। पंकज जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता के पैसे से, टैक्स से चलने वाला शिक्षण संस्थान, सरकार के पैसे से चलने वाला शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं सीजेआई का फैसला आया, उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया, लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ का तेवर यही नजर आ रहा है कि यह फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए रोहित, सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 जजों की जो बेंच थी उससे केस को ट्रांसफर करते हुए रेगुलर बेंच को सौंपा है, नियमित बेंच को। अच्छा, अगर फैसला सुना चुके होते तो फिर नियमित बेंच को क्यों सौंपते? हो क्या रहा था कि यह मामला बहुत पुराना है। सबसे पहले 3 जजों की बेंच इसे सुन रही थी, फिर उसको प्रमोट करते हुए 7 जजों की बेंच सुनना शुरू किया। अब 7 जजों की जो बेंच है उसने नियमित बेंच को भेज दिया है। बस सिर्फ इतना हुआ है। इस तरह के प्रोपेगेंडा एक खास वर्ग द्वारा फैलाया जा रहा है कि इसको अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया या बहाल रखा गया। यह सरासर झूठ है, फ्रॉड है। आप कल देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूरा मामले को 7 जजों की बेंच से सिर्फ रेगुलर बेंच को सौंपा गया है, दैट्स इट। और अगले फैसले तक अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। देखिए, जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। ऐसे भी जो केस चल रहा था स्टेटस को बरकरार था, ऐसा थोड़ी था कि अल्पसंख्यक दर्जा नहीं था। अब देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आप 1967 के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, अजीज बादशाह साहब एक थे, अजीज बादशाह बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो केस था। तर्क ये था वहां पे कि क्या इस देश में अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक हो, बहुसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक हो, अगर धर्म के आधार पे क्या शैक्षणिक संस्थाएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और अगर धर्म के आधार पे वो शैक्षणिक संस्थाएं होंगी तो क्या सरकार उनका देखरेख करेगी? क्या सरकार बहुसंख्यक इंस्टीट्यूट, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट, उसके सारे खर्चे वहन करेगी? यह सवाल था। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत सारे स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो आचार्य हैं वगैरह अपना विद्यालय पढ़ा रहे हैं, संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ थोड़ा सा अलग केस है।
अलीगढ़ के सारे स्टाफ को की सैलरी कहां से आती है? गवर्नमेंट के द्वारा। अलीगढ़ के जो सैलरी आती है, वहां जो रख रखाव जो भी नियमित जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में होता है वही हो रहा है। वो किसके टैक्स के पैसे से हो रहा है? वो रोहित के और पंकज प्रसून के टैक्स के पैसे से वो सैलरी खा रहे हैं। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के नियमों को नहीं मानते। अब पूछे कौन सा नियम नहीं मानते? वो पूछिए आप। बिल्कुल। कौन क्योंकि से ऐसे इस नियम? देश में नहीं, इस देश में वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं मानती, वो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? इस देश के सारे यूनिवर्सिटी में अगर दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को आरक्षण है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? और अगर वो हमारे टैक्स के पैसों से पल रहा है तो फिर क्यों नहीं है? बिल्कुल। सवाल यही सवाल तो उठा रहे हैं। तो नहीं, क्या आप चलाओ ना, चलाओ, अपने संस्थानों से चलाओ। तो क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने यह जिक्र किया कि जब सरकार के पैसे से चल रहा है तो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी कैसे हो सकती है? नहीं, ऑफ कोर्स जब पैसा हम दे रहे हैं तो कानून हमारे चलेंगे। मैं तो आपके सारे स्टाफ का खर्चा वहन करूं, आपके पूरे मेंटेनेंस का खर्चा वहन करूं, लेकिन आप कहेंगे कि मैं आपके नियम को नहीं मानूं। ऐसा क्यों होगा? एससी एसटी दलित और ओबीसी का रिजर्वेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मूल मुद्दा यह है। और आखिर वो क्यों इनकार करते हैं दलितों को, एससी को, एसटी को आरक्षण देने से? और उसी इंस्टीट्यूट में 30% आरक्षण अल्पसंख्यकों को है। अल्पसंख्यकों को मतलब जैन, बौद्ध, सिख, ये सबको नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण है। किस नियम के आधार पे? लेकिन जो ये दलितों की बात घूम घूम के करते हैं, दलितों की बात जो घूम घूम के करते हैं, जब एएमयू और जामिया का मामला आता है, आरक्षण का मामला आता है, तो खामोशी क्यों छा जाती है इन पर? देखिए, मैं भाषणों पे नहीं, तथ्यों और फैक्ट्स पे बात करता हूं। इस देश में जहां जहां उनकी यूनिवर्सिटियां हैं वहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं है, समाप्त कर दिया गया। जहां जहां उनकी संख्या ज्यादा है वहां सबसे पहले पलायन दलितों, पिछड़ों और ये आदिवासियों का हुआ है। समाजवादी पार्टी पीडीए के बारे में बात करती है ना, पीडीए में अल्पसंख्यक तो दिख रहे हैं आखिरी ए में, लेकिन पी और डी यानी पिछड़े और दलित कहां हैं? इसी समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट भेजा है, वो लोकसभा में, हाँ, वो लोकसभा में व्यक्तिगत रूप से जो एक मोशन है वो पेश करते हैं कि अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा जाए, यानी कि पिछड़े और दलित को आरक्षण न दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे हैं और लोकसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं। रामजी लाल सुमन। बिल्कुल। और वो देखिए, वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी थी, हकीकत यह है कि इनको अगर तीनों को कहा जाए कि दलितों का एक हित करना है, पिछड़ों का एक हित करना है कि अल्पसंख्यकों का हित करना है, तो बार बार ऐसे उदाहरण है कि वो सीधे चले जाते हैं अल्पसंख्यकों की तरफ। बिल्कुल पंकज जी, दलित और पिछड़ों को छोड़कर, आदिवासियों को छोड़कर। मैं आपको और भी बोलिए तो 1 दर्जन उदाहरण बता दूं। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, पार्टी हो, आरजेडी हो, इन सब ने दलितों और पिछड़ों को पीछे करके अल्पसंख्यकों को प्रेफरेंस दिया है। बिल्कुल पंकज जी, बस आखिरी में मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या एएमयू से मांगा जाएगा, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, आप साबित कीजिए कि आप अल्पसंख्यक हैं। कर पाएंगे ये? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि संविधान में प्रोविजन है क्या धर्म के नाम पे आरक्षण देना? फिर अब किस आधार पे मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं? बहुत जगहों पे सरकारी नौकरियां, ये सब बहुत सारे राज्य सरकारों ने कोशिश की, लेकिन बार बार कोर्ट ने कहा है, माननीय अदालत ने कहा है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिल सकता इस देश में। तब बाद में मुसलमानों को ओबीसी के रास्ते से घुसाया है कांग्रेस और वो सो कॉल्ड सेकुलर दलों की कुछ सरकारों ने। तो वो अगर ओबीसी में घुसा रहे हैं तो ओबीसी का ही तो कट करेंगे ना। फिर मान लिया कि ओबीसी में आज 5 लोग हैं, उसमें मतलब 5 जातियां हैं, और मान लिया कि एक मुसलमान को घुसा देंगे, तो हक तो मारा जा रहा है ना ओबीसी का। तो धर्म के नाम पे जब आरक्षण नहीं है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है? और दूसरी बात कि हमारे देश में अगर संविधान में यह प्रावधान है
कि SC ST दलितों को आरक्षण देना है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दे रहा? इन बिल्कुल। दो सवालों का जवाब देना है। और यही सवाल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी। और जी पंकज जी, नहीं, आखिरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं जानते, उनके लिए मैं एक घटना से बताता हूं। देश की आजादी से 1 साल पहले का समय था, नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली अलीगढ़ आए थे। अलीगढ़ के मुसलमानों को पता था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाने वाले। उस वक्त तक सब फैसला हो गया था कि कौन कौन एरिया पाकिस्तान में रहेगा, कौन कौन एरिया भारत में रहेगा। मैं 1946 की बात कर रहा हूं। इसके बावजूद अलीगढ़ के मुसलमान जानते थे कि उन्हें भारत में रहना है। इसके बावजूद लियाकत अली को कंधों पे बैठाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाया गया। और जिन्ना ने 1946 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम राष्ट्र का शस्त्रागार है। आप जाके पढ़िए। और ये बाकायदा नोटेड है। ये भारत के बीचों बीच मुस्लिम राष्ट्र का शस्त्रागार यानी हथियार रखने की जगह मौजूद है। और वो 30 फॉर्मूला एक बोलते थे वो हमेशा। बार बार जिन्ना एक बात का जिक्र करते थे और बाद में बहुत सारे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसका जिक्र किया है कि जब जब 30% से ज्यादा जहां होंगे, हम उस हिस्से को लेके भारत से अलग निकलेंगे, मतलब हिंदुओं से अलग हो जाएंगे। बिल्कुल पंकज जी। 30% का एक और फॉर्मूला था। 30% रिजर्वेशन उसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जारी किया गया था। और उसी 30% के कारण ये आज भी बोल रहे हैं कि 30 साल बाद, जैसे ही देश आजाद हुआ, 30 साल बाद इन्होंने एक संगठन की नींव रखी जिसका नाम था सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और फिर वो नए राष्ट्र के लिए वहां से उसने प्रयास करना शुरू किया, सिमी ने। बिल्कुल। फिर सिमी बैन हुआ तो PFI बन गया, अलग अलग फॉर्मेट में वो चलता रहा। तो यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे के बाद योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर AMU चल रहा है तो वो केवल अपने पैसे पे नहीं चल रहा है, सरकार पैसा दे रही है, सरकार सैलरी दे रही है, तो अल्पसंख्यक दर्जा उस यूनिवर्सिटी का क्यों होना चाहिए। तो पंकज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ दर्शकों को छोड़े जाते हैं और इस पूरी चर्चा पर अपनी कमेंट राय में जरूर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए।